जी नमस्कार। भारतीय इतिहास संकल्प समिति गुजरात इकाई की ओर से आयोजित यह फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं अखिल भारतीय इतिहास संकल्प समिति देश भर के सभी प्रांतीय इकाइयों के आज के इस कार्यक्रम के सहभागी सभी बंधु भगिनी को और इस आयोजक दल के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को जय श्री सोमनाथ के साथ ही मैं सबको नमन करता हूं। आज पिछले 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। आज यह तीसरा दिन है और आज का विषय है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की विकास यात्रा और उपलब्धियां। संभवतः यह पहला अवसर है जब पिछले 47 वर्षों के इतिहास संकलन योजना के इतिहास को एक नए माध्यम से संपूर्ण विश्व को समझने सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में हम सब के लिए उसके नए कार्य के सूत्र प्राप्त होंगे, नई ऊर्जा प्राप्त होगी और नए भाव के साथ हम पुनः संकल्पित होकर के अपने कार्य में लगेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना देश का सबसे बड़ा संगठन है। इतिहास के क्षेत्र में कार्य करने वाले, चाहे विश्वविद्यालय हों या विद्वानों के संगठन हो, उन सब में आज की स्थिति अत्यंत प्रेरणास्पद है। हम सब कार्यकर्ताओं के कार्य के परिणाम स्वरूप यह स्थिति सामने आई है। आज इतिहास संकलन योजना के पंजीयन के 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 24 मई 1994 को योजना का विधिवत पंजीयन हुआ था। योजना का कार्य तो प्राचीन है। पिछले 47 वर्षों से यह कार्य चल रहा है देश में और इस लंबे कार्यकाल को हम बड़े फलक पर विचार करके इसके कुछ सूत्रों को हम ले सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 47 वर्षों में देश भर में जो वातावरण बना है, इतिहास की चेतना जगी है। भारत के सर्वांगीण प्रामाणिक इतिहास लेखन के लिए हजारों हजार इतिहास प्रेमी, अध्येता, अध्यापक, शोधार्थी भाई बहन इसमें आगे लगे हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले इस पृष्ठभूमि में जाकर के उस प्रेरणा पुरुष को नमन करना चाहिए जिनके नाते आज हम सब इस बड़े संकल्प के माध्यम से भारत की माता की सेवा, राष्ट्र सेवा और इसके बहाने पूरे विश्व की मानवता की सेवा के लिए हम प्रामाणिक इतिहास लेखन में आगे आए हैं। इसके 2 पक्ष हुए हैं, संगठनात्मक पक्ष और अकादमिक पक्ष, अनुसंधान का पक्ष है। इस समय में हम उसको अलग अलग खंडों में बांट करके इसका हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जिससे हम सबको अपने कार्य करते समय उसमें से प्रेरणादायी सूत्र प्राप्त हो सकें। इतिहास संकलन योजना का प्रारंभ 1973 में एक बीज रूप में हुआ था। जैसा मैंने कहा था कि जिस प्रेरणा पुरुष को हमने अपने सामने रखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार के सहयोगी, एक बहुत ही निष्ठावान, ध्येयनिष्ठ, समर्पित एक ऐसे कार्यकर्ता के मनोभावों की उपज है
जिसके नींव में एक तपःपूत जीवन का आदर्श भरा पड़ा है। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के यवतमाल में श्रद्धेय आपटे जी का जन्म हुआ था। आपटे जी अपने पूरे 50 वर्ष के प्रचारक जीवन में देश भर का प्रवास करते समय उन्होंने अनुभव किया कि इस देश की पीढ़ियों के सामने प्रामाणिक इतिहास नहीं है। इतिहास के साथ बहुत षड्यंत्र हुआ है। अंग्रेजों ने जानबूझ करके भारत के प्रामाणिक इतिहास को सामने नहीं रखा है। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की उस पंक्ति को भी सामने रखा जब उन्होंने कहा था कि जिस देश का प्रामाणिक इतिहास न हो उस देश की पीढ़ियां कैसे सत्य मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। और इस पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने 1950 में जो अपनी पुस्तक प्रकाशित किया, हमारे राष्ट्र जीवन की परंपरा, दशावतारों की कथाओं का के अंतर्गत राष्ट्रीयत्व की परंपरा का सुसूत्र इतिहास है। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां हम अवतार की कथाओं के माध्यम से हम सृष्टि से लेकर के उसके बाद तक के इतिहास को हम पिरो सकते हैं। अपने अतीत के पुरुषार्थ को हम देख सकते हैं। विभिन्न युगों में हुए घटनाओं के क्रम को हम इतिहास की दृष्टि से देख सकते हैं। अपने अनेक लेखों के माध्यम से, अपने अनेक बौद्धिकों के माध्यम से आपटे जी ने इस विषय को जीवन भर रखा। उनकी मनोदशा का एक उदाहरण अगर हम समझ लें तो हमको समझ में आता है। वो जिस कालखंड में थे, 1932 में जब वो प्रचारक निकले तो 32 के पहले ही एक विद्यालय में शिक्षक थे। एक बार बहुत छोटी आयु में उनको मालूम हुआ कि तिलक जी आने वाले हैं, उनका कहीं प्रबोधन मिलने वाला है। उनके दर्शन की उनकी इच्छा हुई। अंग्रेज अधिकारियों ने विद्यालयों को प्रतिबंधित कर रखा था, कोई विद्यार्थी न जाए। वो नहीं जा पाए, उसका दुख था उनको। बाद में जब वो शिक्षक बने तो उन्होंने तिलक की पुण्यतिथि मनाई। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी भी आई जब ब्रिटिश हुकूमत के नाते विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर प्रतिबंधित हो गया था। उन्हें थोड़े समय के लिए एक आइडियल इंश्योरेंस कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी कर ली। और नौकरी करने के बाद उन्होंने उसको टाइप करके उसकी कई प्रतियां बना करके विद्यार्थियों को वितरित किया था। यह सारी प्रेरणा उनके भीतर थी। इसीलिए वे भारत की कालगणना, भारत के इतिहास की विसंगतियाँ, भारतीयों के बारे में पाठ्यक्रम में अंग्रेजियों के गलत दृष्टिकोण, आर्य समस्या, ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में जो आत्मबोध की हीनता की भावना थी विद्वानों के भीतर, इन सब के नाते भी उनके मन में एक भावना आई थी, जिसके नाते 1972 में उनकी मृत्यु के बाद 1973 में नागपुर में बाबा साहब आमटे स्मारक समिति की स्थापना हुई। मूलतः यह योजना उसी स्मारक समिति का एक आज पल्लवित पुष्पित रूप है, जो विराट एक वटवृक्ष के रूप में देश भर में और देश के बाहर इसका प्रसार हो रहा है, इसका कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आपटे जी के स्मृति में स्थापित यह संस्था बहुत ही ऐसे समय स्थापित हुई जब संगठन और समाज दोनों ही आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। इस पूरे 47 वर्षों के इतिहास को हम 5 खंडों में बांट सकते हैं। 1973 से लेकर के 1978 तक कालखंड, 1979 से लेकर के 1990 कालखंड, 1991 से लेकर के 2006 तक कालखंड, 2007 से 2012 और 2013 से अभी तक का 2020 तक कालखंड अगर हम इस रूप में लें तो हम उसका बहुत बढ़िया सूत्रवत उसका पारायण कर सकते हैं। उसके भीतर जाकर के उसके भीतर के
जो संगठनात्मक अकादमिक रचना है उसका निरीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले तो इतिहास संकलन योजना के स्वरूप के बारे में हमको एक विचार करना चाहिए। आज अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के रूप में एक बहुत बड़ा संगठन हमारे सामने है। इसका कारण इतिहासकार नहीं है, देश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, बल्कि इस पूरे प्रकल्प की, इस पूरे संगठन की नींव में जीवनव्रती कार्यकर्ताओं का त्याग है, तप है, उनका अखिल भारतीय प्रवास है। उस पूरी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपटे जी के बाद स्वर्गीय मोरोपंत जी पिंगले, ठाकुर राम सिंह जी, हरिभाऊ बझे जी और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी तक की पूरी परंपरा उसमें आती है। ये कहीं इतिहास का अध्यापक नहीं है, लेकिन इतिहास के माध्यम से देश की सेवा, मानवता की सेवा और प्रामाणिक इतिहास लेखन में कैसे उनका योगदान हो सके, इस काम के लिए वो सारा जीवन अर्पित किए हुए हैं। शायद दुनिया का ये पहला इतिहास का संगठन है जिसके नींव में ऐसे जीवनव्रती तपस्वी, ऐसे महामानव कार्यकर्ताओं का योगदान इसमें बना हुआ है और निरंतर उसकी कड़ी हमारे देश में चल रही है। इतिहास संकलन योजना एक बड़ा संगठन है। पूरे देश के 40 प्रांतों में इस संगठन का स्वरूप बना हुआ है। 40 प्रांतों में पंजीकृत समितियां हैं, उनके जिलों में संयोजक हैं, समितियां हैं। जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय संयोजक हैं और इस प्रकार से एक बड़े फलक पर यह संगठन काम कर रहा है। इस संगठन की पृष्ठभूमि में अनेक कार्यकर्ताओं का ऐसा योगदान है जिन्होंने प्रचारक जीवन लेकर के इस संगठन को काम अपना समय दे दिया है। संघ की योजना के अनुसार वो काम कर रहे हैं। पूरे देश को हमने 12 क्षेत्रों में बांटा है। 12 क्षेत्रों के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। कुछ या तो इतिहास के अध्यापक हैं, कुछ हमारे पूर्णकालिक प्रचारक हैं और नहीं तो वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते कार्य करने वाले ऐसे लोग हैं। तो इस प्रकार से 12 क्षेत्र, 40 प्रांत, उस प्रांतों में जिलों की इकाइयाँ, तो बहुत बड़ा विस्तार लेकर के संगठन अपना काम कर रहा है। अभी हाल के 2 वर्षों में हमने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास लेखन में भी अपने कार्य का विस्तार किया है। अभी तक हमारी 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां इस पर हो चुकी हैं। हमारे संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद जी का प्रवास कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल अनेक देशों में हुआ है। हमें विश्वास है आगे चल कर के हम पूरे एशिया महाद्वीप के इतिहास लेखन को एक साथ लेकर के एक इकाई मान करके हम आगे काम करेंगे। इस संगठन की पृष्ठभूमि में एक और बड़ी बात है। इस संगठन ने सृष्टि के आरंभ से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी के मानव जाति के इतिहास के लेखन का प्रकल्प अपने हाथ में लिया है और इस नाते हमने एक इतिहास पुरुष की परिकल्पना किया है। श्री श्री सुदबारह कल्पे की जो बात हम करते हैं संकल्प मंत्रों में, वहाँ से लेकर के और पूरे विभिन्न युगों तक मनमंत्रों का पूरा इतिहास इसमें सम्मिलित है। यही हमारा लक्ष्य भी बनता है और इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। एक और बड़ी बात है, हमने आचार्य मल्लिनाथ जो संस्कृत के बड़े टीकाकार हैं, उनके बोध वाक्य को अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतिहास लेखन का आधार बनाया है। ना मूलम लिखते किंचित। हम बिना मूल स्रोतों के कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के पृष्ठभूमि में इतिहास संकलन योजना का कार्य चल रहा है। 1973 से लेकर 1978 के बीच में बाबा साहब टेस्ट स्मारक समिति का एक जो कार्यकाल था, हम सब जानते हैं कि यह पूज्य श्री गुरु जी के
निधन का समय था 73 में, और उसके बाद से आपातकाल 75 में आ गया। तो 21 माह तक आपातकाल में पूरा देश ग्रसित रहा। 78 में पुनः कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई। 78 और 79 में 2 बैठकों, अखिल भारतीय बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि गत 5 वर्षों में आपातकाल की स्थिति में भी दक्षिण के क्षेत्रों में, खासकर के आंध्र में, गोवा में, महाराष्ट्र में आदरणीय श्री राम साठे जी के माध्यम से जो काम हुआ था, उन काम की समीक्षा करने के लिए सब लोग बैठे और अखिल भारतीय स्वरूप बना। 1980 में आकर के इतिहास संकलन योजना के नाम से एक संगठन की रूपरेखा बनी। तो वस्तुतः 1979 से लेकर के 1990 तक का जो कार्यकाल है, यह सबसे बड़ा फलक है। 1980 में जो सूत्र बनाए गए उसमें केवल 5 ही विषयों को रखा गया था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर, कलयुग के कालगणना के संबंध में समाज में व्याप्त बिखरे हुए साक्ष्यों का संकलन, इतिहास दिवसों का आयोजन, संकल्प मंत्रों का संग्रह, और सबसे बड़ी बात थी कि कलयुग के कालमान को ध्यान में रख करके 5000 वर्षों के इतिहास को क्रमबद्ध लेखन करने के लिए जो संवत्सर चक्र है उसके आधार पर 50वें संवत्सर चक्र को के बाद का जो कार्यकाल है उसकी गणना के लिए 1939 से 1950 तक के 12 वर्षों के इतिहास लेखन का एक बड़ा प्रकल्प लिया गया। इस प्रकल्प का उद्देश्य यह था कि इन 12 वर्षों के इतिहास को अगर हमने संग्रहित कर लिया, जिलों के इतिहास को संग्रहित कर लिया, जो कालमान बताए थे, जो सिद्धांत बताए थे, जो पद्धति बताई थी, जो इतिहास संकलन का जो सूत्र बताया था, उस सूत्र के आधार पर अगर हम काम बढ़ाएंगे तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरह से कम महाभारत युद्ध के बाद का जो इतिहास है, इस समय कलयुग का 5122वां वर्ष चल रहा है, तो इतने लंबे कालखंड का इतिहास तो हम लक्ष्य में सामने रखें। इसके लिए पूरे देश भर में संगठन बनाए गए, जगह जगह कार्यकर्ताओं के प्रवास हुए, और प्रवास के परिणाम स्वरूप हमारे पास एक कार्यकर्ताओं का लंबा संच खड़ा हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पृष्ठभूमि के नाते, प्रचारक व्यवस्था के नाते देश भर में कार्य का विस्तार आसानी से हमारा हुआ, और समर्पित कार्यकर्ता, अध्येता, अध्यापक, आचार्य, शोधार्थी, सामान्य जिज्ञासु, ऐसे बड़े लोगों का एक संच इस काम में लगा। तो इस प्रकार से 1939 से 50 तक के 12 वर्ष के इतिहास का चक्र, और 1857 का कलयुग की कालमान का, युगाब्द के प्रचलन का, और एक सामान्य कार्य पद्धति में लाया गया कि इतिहास दिवसों का आयोजन। यह जन जागरण के लिए था, क्योंकि सामान्य जन अपने अपने क्षेत्रों में जो प्रमुख तिथियां हैं, जयंतियां हैं, शताब्दियां हैं, महापुरुषों के तिथियां हैं, कोई महत्वपूर्ण ऐसी वार्षिक कैलेंडर के आधार पर बनी हुई तिथियां हैं, उनके अतीत में जाएं, उनके इतिहास को झांकें और उसको देखें। इस प्रकार से 1978 के बाद का जो कार्यकाल था वह एक तरह से योजना के आरंभिक वर्षों के एक गति पकड़ने का काम था। 1990 के बीच में इस योजना ने बड़े महत्तम कार्य किए थे। अपने इन 5 प्रकल्पों को लेकर के देश भर में जो कार्य शुरू हुआ, उस कार्य का यह परिणाम हुआ कि महिला, पुरुष सभी इस काम में सामने आए, और श्रद्धेय मोरोपंत जी पिंगले के अखंड प्रवास के नाते यह काम बड़ा आसान हुआ, और उनका जो ध्येयनिष्ठ कार्य करने की जो शैली थी उसने इतिहासकारों को भी बहुत प्रभावित किया, और ये काम आगे बढ़ा। 1990 के बीच में
कई चीज़ें ऐसी आईं जिन्होंने इतिहास संकलन योजना को एक नया फलक प्रदान किया। 1982 में श्रद्धेय मोरोपंत जी का प्रवास उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय इतिहास संकलन उत्तर प्रदेश नाम से इकाई गठन हुआ। महाराष्ट्र में पहले से ही काम चल रहा था। ऐसे अनेक क्षेत्रों में दक्षिण में भी श्रद्धेय श्री राम साठे जी के नाते गोवा में, कोंकण में, महाराष्ट्र में, आंध्र में काम चल रहा था। तो 80 के बाद से इसमें बहुत गति तेज आई। अनेक ऐसे नगरों का युगयुगीन इतिहास पर काम शुरू हुआ। युगयुगीन अवध, युगयुगीन प्रयाग, युगयुगीन काशी, युगयुगीन ब्रज जैसे तमाम सारे विशेषांगों का प्रकाशन हुआ। और आदरणीय श्री राम साठे जी का जो कार्य था, जो उनका अवदान है, जिसको हम लोग कभी नहीं भूल पाते हैं, चंद्रकोटस और चंद्रगुप्त की समानता समीकरण, महाभारत युद्ध की तिथि और बुद्ध, डेटा बुद्ध, ऐसे तमाम सारे ऐसे फर्क थे जहां उन्होंने गंभीर कार्य करके इतिहासकारों के सामने इन प्रश्नों को खड़ा किया, जिससे कि इतिहासकार आगे चल करके इस काम में अपनी रुचि बनावें, आगे बढ़ावें और इन विसंगतियों को दूर करें। सबसे बड़ी विसंगति श्रद्धेय आपटे जी के ही जीवन कालखंड में थी, इस कालगणना को लेकर के। जो हमारे पास वर्तमान कालगणना पाठ्यक्रम में है, इससे संतुष्ट नहीं थे और कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की अवधारणा गलत है। उस समय जब काम शुरू हुआ आरंभिक दौर में, तो इनकी नई अवधारणा विकसित की गई इतिहास संकलन योजना में। और प्राचीन का मतलब यह था आरंभिक काल से लेकर महाभारत युद्ध तक का काल। महाभारत युद्ध के बाद से का काल जो खंड था हर्षवर्धन तक का, इसको मध्यकाल माना गया। और हर्षवर्धन से लेकर के 1950 तक के कार्यकाल को आधुनिक काल में रखा गया। और इसी आधार पर इस पूरी अवधि में इतिहास लेखन के कार्य हुए। और जो पहली पुस्तक उस समय आई प्रकाशन की दृष्टि से, प्रेरणा की दृष्टि से, किंग्स एंड किंगडम्स की आई। तमाम सारे राज्य और राज्यों का इतिहास आया, 7 भाषाओं में उसका प्रकाशन हुआ। और ऐसे ही आरंभिक दौर में कुछ ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ, जैसे ये भारतीय कालगणना की पुस्तक सामने आई, ये 85 में आ गई थी। श्रद्धेय आपटे जी की स्मृति को लेकर के देश भर में कार्यकर्ताओं ने बड़े मनोयोग से उस मार्ग का अनुकरण किया और अपने को आगे बढ़ाया। तो 1980 के बाद से जो गति आई, उस गति के नाते 85 तक आते आते काफ़ी अच्छी स्थिति आ गई। उस समय अहमदाबाद में जो फिजिकल साइंस लेबोरेटरी है, उसने उसी समय एक सैटेलाइट इमेजरी जारी की थी, जिससे मालूम हुआ था कि सरस्वती का जो मानचित्र जारी किया था, उससे उसके प्रवाहित तल का ज्ञान हुआ था। 85 में आकर के एक नई स्थिति सामने आई। 85 के पहले आर्य द्रविड़ समस्या के बारे में चर्चा तो हो ही रही थी। 85 में एक बड़ा प्रकल्प सामने आ गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि सरस्वती को जो कल्पित नदी के रूप में चित्रित किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। विज्ञान ने हमारा साथ दिया और उस साथ का परिणाम यह हुआ कि एक बड़ा अभियान शुरू हुआ उसमें। और 20 नवंबर 1985 से लेकर के 19 दिसंबर 1985 तक लगातार 1 महीने तक प्रख्यात प्रतत्ववेत्ता पद्मश्री विश्वेश्वर धर्माकणकर के नेतृत्व में श्रद्धेय मोरोपंत जी पिंगले और उनके साथ 15 लोगों की टीम, जिसमें बहुत बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे। जोधपुर के हमारे प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चौहान जैसे लोग थे, उज्जैन की पूरी टीम थी, और इस तरह से एक हरियाणा की कार्यकर्ताओं की पूरी टीम थी। और ये पूरी टीम ने 1 महीने तक
आदि बद्री से लेकर के सोमनाथ तक की पूरी यात्रा पूरी किया। इसने सिद्ध कर दिया कि यह सरस्वती का प्रवाह का स्वरूप क्या है, तो विज्ञान ने भी हमारा साथ दिया। और इस प्रकार से इस पूरी अवधि में 1985 के बाद से हमारे पास एक बड़ा काम आ गया कि सरस्वती नदी को लेकर के अनुसंधान करना, शोध करना, उसके तटों पर जो हमारे नगर थे, तीर्थ थे, उनके इतिहास को प्रकाशित करना। तो आर्य समस्या के साथ साथ ये भी एक चीज़ सामने आई और इसमें श्रद्धेय मोरोपंत जी पिंगले पूरे देश में प्रवास करके उन्होंने एक जागरण किया, लोगों को लगाया, भूगर्भ विज्ञानियों को लगाया और काफ़ी काम इसमें आगे बढ़ा। उसकी परिणत ये रही कि 2006 तक आते आते इतिहास संकलन योजना ने अपने 7वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, उसमें सिद्ध कर दिया विद्वानों के माध्यम से कि सरस्वती मिथिकल नहीं है, सरस्वती प्रवाहित है। और विषय रखा था हमने भारतीय संस्कृति का प्रवाह है, सरस्वती रखा था। और इस नाते यह एक बहुत बड़ा काम हुआ। चेन्नई के डॉक्टर एस कल्याण रमन ने अपनी नौकरी छोड़ करके विदेश की भारत में आकर के उन्होंने सारा जीवन इसमें अर्पित किया। श्रद्धेय हरिभाऊ वाकणकर जी के इस प्रयास का परिणाम ये रहा कि कार्यकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को, भूगर्भ शास्त्रियों को, प्रत्युत्वेताओं को, खगोल शास्त्रियों को एक साथ बैठ करके कार्य करने का एक बड़ा अवसर आया। इसी बीच में आर्य समस्या को लेकर के जो भ्रम था, जो हमारे पूरे अस्तित्व को लेकर के चुनौती थी, एक भाषाई षड्यंत्र था विदेशियों का, उस पर भी ध्यान गया। जैसा कि बाबा साहब आप्टे स्वयं कहा करते थे कि हमको 8 द्रविड़ में बांटा जा रहा है और इतना ही नहीं तो द्रविड़ों को भी विदेशी माना जा रहा है और हमको तो जो आदिवासी हैं संततियाँ माना जा रहा है। ये तमाम सारे आरोप थे उस समय भी। और इस दृष्टि से श्रद्धेय मोरोपंत जी के प्रयास से और कार्यकर्ताओं के प्रयास से 1991 में 21, 22, 23 तिथि को एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी बेंगलोर में हुई, जो मिथिकल सोसाइटी थी, उसके माध्यम से आर्यन प्रॉब्लम, प्रोफेसर एस.बी. देव जो बहुत बड़े भाषा विज्ञानी आर्कियोलॉजिस्ट रहे, उनके संपादकत्व में पुस्तक छपी और यह एक मॉन्यूमेंटल प्रकाशन के रूप में दुनिया में सामने आया। और उसके बाद 2004 में जब बाबा साहब आप्टे 150 शताब्दी वर्ष हम मना रहे थे, तो हमने तय किया था कि नहीं, हम आगे चल करके उसका पूरा प्रकाशन करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवाजी सिंह जी, उनके माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से पुस्तक आई, ऋग्वैदिक आर्य एवं सरस्वती सिंधु सभ्यता, सारा फलक बदल गया। तो इस प्रकार से सरस्वती नदी की खोज, आर्य समस्या के मिथ्यात्व पर बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी, विद्वानों का अभिमत तैयार करना, कलयुग की कालगणना को प्रस्तुत करने के लिए कालगणना को के विशेषज्ञों को आगे करना और इतिहास दिवसों का आयोजन करना, 1857 पर जो कार्य चल रहा था उसको आगे बढ़ाना, 1990 के बीच में ये सारे कार्य बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हुए थे। 1991 से 2006 तक के बीच में एक नई स्थिति सामने आई कि जैसे ही हमने आर्य समस्या के मिथ्यात्व पर राष्ट्रीय संगोष्ठी किया, उसका प्रोसीडिंग का प्रकाशन किया और उसके बाद से एक इतिहासकारों में भी एक नई स्थिति सामने आई। 2003 में स्वर्गीय बाबा साहब आप्टे की जन्मशती मनाई गई पूरे देश भर में। उनके प्रिय विषय थे संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत का जो कार्य बढ़ा तो उनकी प्रेरणा से यह कार्य विद्या भारती ने लिया। बाद में संस्कृत भारती नाम से एक अखिल भारतीय संगठन हमारा काम कर रहा है। लेकिन संस्कृत के अध्ययन के लिए पुराणों का अध्ययन, संस्कृत साहित्य का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, ये सब इतिहास संकलन योजना के
केंद्रीय विषय बनते चले गए और इस पूरी अवधि में 91 के बाद 92, 93 और उसके बाद के समय में हमने नए फलक निर्मित किए। इसके पहले हमारी जो गोष्ठियाँ होती थीं वह विषयों को लेकर होती थीं, कम समय के लिए होती थीं, उससे पुस्तकें छपती थीं। लेकिन 1991 से इतिहास संकलन योजना ने एक बड़े फलक पर काम का संकल्प लिया और हमने राष्ट्रीय अधिवेशनों की श्रृंखला शुरू की। 91 में उज्जैनी में, 92 में वारंगल में और 93 में काशी में अधिवेशन हुए, राष्ट्रीय महाधिवेशन हुए। पहले तो प्रतिवर्ष होते थे, लेकिन उसके बाद जब 94 में हमारा पंजीयन हो गया विधिवत 24 मई 1994 को, तो उसके बाद से ये संकल्प लिया गया कि अब 3 वर्ष के बाद हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो उसके बाद से क्रमशः 1996, 1999 और उसके बाद 2003 और आगे क्रम में सारे अधिवेशन हमारे होते गए। अभी हम 2018 में हमने गुवाहाटी में अपना 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन पूरा किया। इन सारे महाधिवेशनों में हमने सामयिक विषयों को लिया, ऐसे विषय जो कभी इतिहासकारों द्वारा स्पर्श नहीं किए गए हैं, जो भारतीयता, मानवता और भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के लिए आवश्यक था, उन सारे विषयों को हमने लिया। तो 11 महाधिवेशनों के माध्यम से एक बड़ा काम इसमें आगे बढ़ा। 2006 में जो कुरुक्षेत्र हमने राष्ट्रीय महाधिवेशन किया वह हमारा मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि आप सबको ध्यान में होगा कि उस समय राज्यसभा में जयपाल रेड्डी ने कहा था कि ये सरस्वती नदी मिथ्या है, कल्पित है, और उसका जवाब नहीं आया था। उस समय इसरो के हमारे निदेशक प्रोफेसर कस्तूरी रंगन ने ही कहा था बाद में कि नहीं, वो वैज्ञानिक है और वह ऐतिहासिक है। 2006 का जो कालखंड था हमारे लिए वो मील का पत्थर था और उसने इतिहास संकलन योजना के कार्य को संगठनात्मक दृष्टि से भी और उसके अकादमिक दृष्टि से भी बहुत ऊंचाई प्रदान किया। संभवतः माँ सरस्वती की कृपा ही कही जाएगी कि सरस्वती निकल पड़ी और उसका परिणाम यह हुआ मित्रों कि 1950 तक का जो फलक था, जब असीरियोलॉजी का प्रोफेसर एस.एन. केमर ने जब कहा था कि हिस्ट्री बिगिंस एट सुमेर, अब वो सारा फलक बदल गया। 2016 में जब हरियाणा सरकार अपनी स्वर्ण जयंती मना रही थी तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बड़ी संगोष्ठी हुई थी। प्रोफेसर शिवाजी सिंह ने उस पर पेपर पढ़ा था कि नाउ द हिस्ट्री बिगिंस एट हरियाणा ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती। इस बड़े फलक को यह मुकाम पहुंचाने में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के इतिहासकारों, प्रत्नतत्ववेत्ताओं, भूवैज्ञानिकों, भाषाविदों और खगोल ज्योतिषी विद्वानों, पुराने इतिहासकार के मर्मज्ञ आचार्यों और उनके मार्गदर्शन में देश भर में काम कर रहे हजारों हजार ऐसे इतिहास संकलन समितियों के हमारे सदस्य, कार्यकर्तागण, उनका परिश्रम रहा है। इसलिए हम 6 के कालखंड को हम एक महत्वांकित बिंदु के रूप में हम देखते हैं। 2007 से लेकर के 2012 तक का एक कालखंड हमारा एक नए तरह का है। 7 में हमने जो यात्रा शुरू किया तो 2012 में हमने, क्योंकि त्रिवार्षिक हम अधिवेशन करते हैं, वह समय ऐसा था कि जो हिंदुत्व, राष्ट्रीयता को लेकर के एक बहस चली पूरे देश भर में, देश के बाहर भी। हमारे सामने चुनौती थी कि इतिहास संकलन योजना काम करते करते, पाठ्यक्रमों का विषय पर विचार करते करते, इतिहास के नए नए क्षेत्रों को अनुसंधान की परिधि में लेकर के उन पर काम करते करते हम इन बड़े बड़े विषयों को भी जो देश में नया डिस्कोर्स पैदा कर रहे हैं, नई चर्चा के लिए हमसे जवाब मांग रहे हैं, उनको क्यों न लिया जाए। तो मित्रों 2009 में हमने हिंदुत्व और राष्ट्रीयता पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में
हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया और उसी क्रम में 2012 में हमने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में अपना जो महाधिवेशन किया। उस महाधिवेशन में 8वां महाधिवेशन था हमारा और उस महाधिवेशन में हमने राष्ट्रीयता को एक विषय बनाया। राष्ट्रीयता युगीन, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक इतिहास के प्रत्येक कालखंडों में इसकी क्या अवधारणा रही है, 3 खंडों में वह ग्रंथ हमारा प्रकाशित हुआ और इस प्रकार से हमने इतिहास के अध्येता के नाते, इतिहास की टोली के नाते, इतिहास संकलन के कार्यकर्ता के नाते हमने पूरे देश के ऐसे बुद्धिजीवियों को जो तथाकथित हैं, जो देश के विद्रोह में काम करते हैं, देश के विरुद्ध काम करते हैं, इतिहास की धारणा को विकृत करते हैं, उनको हमने हिंदुत्व और राष्ट्रीयता इस बड़े फलक पर हमने उनका जवाब दिया। हमारा सौभाग्य रहा है कि इस पूरे कालखंड में हमको श्रेष्ठतम मार्गदर्शन प्राप्त हुए थे। हमारे आरंभिक के क्षणों में तो स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी हमारे राष्ट्रीय निदेशक हुआ करते थे, हमारे संरक्षक हुआ करते थे। लगातार 25 वर्षों तक उन्होंने 2003 तक अंतिम समय तक उन्होंने अपना आशीर्वचन सहयोग योजना को दिया। उन्हीं की प्रेरणा थी कि 2002 में हमने डेट्स पर काम किया मुंबई में। महाभारत युद्ध, गौतम बुद्ध, आचार्य चाणक्य और शंकराचार्य की तिथियों को हमने रिवाइज किया। अब उस पर काम होना बाकी है, विद्वान काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय इतिहास के प्रामाणिक लेखन के लिए इन सारी तिथियों को शुद्ध करना हमारे लिए आवश्यक था। इसलिए हमने इस बड़े फलक को आगे बढ़ाया था। 2012 के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद हम आगे बढ़े। 2015 में हमने मैसूर विश्वविद्यालय के जो शताब्दी व सेंटेनरी ईयर चल रहा था, उसमें हमने बड़ी राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जहां 2 प्रांतों के राज्यपाल, गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और देश भर के 1200 से अधिक संख्या में हमारे प्रतिभागी आए थे। और वो डिस्कोर्स था मित्रों, देश भर में नारी को लेकर के था। आप सब जानते हैं कि हमारे मार्क्सवादी मित्र स्त्री विमर्श के नाम पर तमाम सारे कुत्सित विचार रखते हैं। हमारी भारतीय नारी के स्वरूप को वो नहीं पसंद करते हैं। तो इतिहास संयोजना का दायित्व था कि इस बड़े फलक पर हम इस डिस्कोर्स को सामने रखें और फलक उसका यथार्थ की ओर ले चलें। उसमें हम सफल रहे। भारतीय संस्कृति में नारी की प्रोसीडिंग हमारी प्रकाशित हुई। 2018 में हमने उसका लोकार्पण किया। उसी प्रोसीडिंग का परिणाम था। और इसी बीच में मोरोपंत जी के बाद जब ठाकुर राम सिंह 1992 हमारे बीच में आए तो 2000 तक उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। वो इतिहास के अध्येता थे, पूर्णकालिक प्रचारक थे और बहुत ही निष्ठा के साथ उन्होंने इतिहास के एक एक कड़ियों को उन्होंने उभारा था। और उनकी प्रेरणा से उनके जाने के बाद नेरी में हिमाचल प्रदेश में एक संस्थान विकसित हुआ, ठाकुर जगदेव चंद्र विश्व संस्थान। आज वो काम कर रहा है, हमारा प्रकल्प है वो। तो इस तरह से 1912 के बाद के कालखंडों में हम 15 की ओर जब आए तो हमने इस बड़े फलक को सामने रखा। 15 से 18 के बीच में हमने एक नया डिस्कोर्स डेवलप किया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतिहास के पाठ्यक्रमों में, इतिहास के विद्यार्थियों के सामने, इतिहास के अध्येताओं के सामने, दुनिया के किसी भी पाठ्यक्रम में इतिहास की भारतीय परिभाषा को सामने रखा जाता होगा। कोई इतिहास संकलन योजना ही है जो इतिहासकारों के बीच में इतिहास की भारतीय अवधारणा को सामने रखती है। धर्मार्थ का मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास हिस्ट्री नहीं है, संस्कृत कल्चर नहीं है, सिविलाइजेशन सभ्यता नहीं है। सारी अवधारणाएं
आरोपित हैं, यूरोपीय बौद्धिकता की ये षड्यंत्र का परिणाम रही हैं। हमको उसमें से निकलना होगा। स्वर्गीय बाबा साहब आप्टे चाहते थे हमारी नई पीढ़ी के सामने प्रामाणिक इतिहास रखा जाए और उस प्रामाणिक इतिहास लेखन में हमारी नई पीढ़ी के सामने जो इतिहास आवे वह भारत का जो अतीत है, इतिहास है, वो सामने आवे। एक बार हैदराबाद की एक चिंतन बैठक में हमारे मार्गदर्शक पालक अधिकारी श्रद्धेय श्री सूरज सोनी जी ने कहा था कि इतिहास संकलन इज द रिवॉल्यूशन ऑफ भारतीय इतिहास। इतिहास संकलन भारतीय इतिहास में क्रांति है। मित्रों, इस क्रांति के रूप में देखना होगा। कैसी क्रांति है? हमें सत्य को स्थापित करना है। ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। सत्य ही इतिहास का आधार है और इसके लिए जो हमने पद्धति विकसित किया है उससे आप सब परिचित हैं। 3 प्रकार की पद्धतियां हमने विकसित किया है अपने वरिष्ठ मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में, अखिल भारतीय चिंतन बैठकों के माध्यम से। कुछ हमारे प्रकल्प मूलगामी शोध के हैं जो लंबे से चलने वाले हैं, जैसे सृष्टि का इतिहास है, कालगणना का इतिहास है। ये लंबा काम है, इस पर टोली हमारी बन काम कर रही है। लेकिन जो हमारे परिणाम हैं, आर्य समस्या के मिथ्यात्व की बात है, सरस्वती नदी के पुनः प्रवाहित होने की बात है, सारस्वत सभ्यता के नाते एक नई सभ्यता का नामकरण की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर नए नामकरण की बात है। इस चुनौती को स्वीकार किया हमने और विश्व के फलक पर हमने इनके स्थापना का प्रयास किया है और कर रहे हैं। आगे चल करके नई पीढ़ी में हमारे सारे विषय संक्रमित हों जाएं, इसके लिए भी हमारी एक वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला है। इस प्रकार से इतिहास संकलन योजना ने 1918 में जो विषय रखा गुवाहाटी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में, 11वें महाधिवेशन में, उसका विषय था कि पुरुषार्थ चतुष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। पुरुषार्थ चतुष्ट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के इतिहासकारों के सामने धर्म, अर्थ का मोक्ष के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की चिंतन मनन के लिए हमने एक अवसर प्रदान किया और उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। उसकी प्रोसीडिंग जल्दी ही 2020 में प्रकाशित होने वाली है। तो इस प्रकार से अपने इन 11 महाधिवेशनों के माध्यम से इतिहास संकलन योजना ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है और निरंतर कार्य चला है हमारा। इतिहास संकलन योजना के माध्यम से पूरे देश में जो वातावरण बना है, हमारे वर्ष भर की जो राष्ट्रीय संगोष्ठियां हैं, हमने उसमें 3 श्रेणियां रखी हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष राष्ट्रीय महाधिवेशन, जहां पूरे देश के सभी प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का प्रतिभाग, विद्वानों का प्रतिभाग। हर दूसरे वर्ष, उसके दूसरे वर्ष हमारा विद्युत परिषद का महाधिवेशन, प्रांतीय महाधिवेशन, और इसी प्रकार से जिलों की इकाइयों के लिए हम काम का एक अवसर देते हैं। इसी में कार्यशाला है, सिंपोजियम है, तमाम सारे विषय हैं लेकर के हम चलते हैं। मित्रों, भारतीय इतिहास संकलन योजना के पूरे विकास यात्रा में गुजरात प्रांत को मैं बधाइयाँ देता हूँ। उसने 2014 में सरदार कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर में 3 दिनों तक हम सबको बैठने का अवसर दिया। हमारी चिंतन बैठक थी। उसके पहले 2006 में हमने माउंट आबू में हमने चिंतन बैठक किया था। हमें करते ही रहते हैं, लेकिन 2014 की चिंतन बैठक 21, 22, 23 की अगस्त की, वह भी हमारे यहाँ एक हमारे कार्य विस्तार का एक नए युग का सूत्रपात है। पहली बार ऐसा हुआ है जब इतिहास संकलन योजना ने देश भर के इतिहासकारों को बैठा करके 3 दिन तक बैठा करके
चिंतन मनन करने के लिए बाध्य किया और उसमें 3 दिन के चिंतन के बाद जो विषय उभर के आए वो भविष्य के लिए मार्गदर्शिका बनी। आज की योजना हमारी उन्हीं विषयों पर काम कर रही है। वो 4 विषय सामने हमारे आए। हिस्टोरियोग्राफी से सब परिचित होंगे, हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें इतिहास विद्या नहीं है। बड़ा दुखद है। इतिहास दर्शन के नाम पर उसमें पाश्चात्य इतिहासकारों के इतिहास दृष्टियों को पढ़ाया जाता है और उसी के साथ साथ भारतीय इतिहासकारों की भी दृष्टियों को रखा जाता है, लेकिन प्रमुखता उनकी होती है, ईएचकार की होती है, कॉलिंगवुड की होती है, मार्क्स के सिद्धांतों की होती है। लेकिन भारतीय साहित्य क्या कहता है, भारतीय शास्त्र क्या कहता है, वैदिक ऋषि क्या कहते हैं, उसको अनदेखी किया गया। तो पहली बार इतिहास संकलन योजना ने अपने भावी कार्य योजना में इतिहास विद्या को लिया, इतिहास विद्या इतिहास लेखन को लिया और उसमें तय किया गया कि यह कार्य करते समय हमको भारत के वर्तमान मानचित्र को, जो पार्टीशन के बाद हमारे सामने है, इसको भूलना चाहिए। ईसा मसीह के आधार पर ईसा पूर्व ईस्वी की कालगणना को हमको भूलना चाहिए और हमें कलयुगाब्द के आधार पर हमें इतिहास लेखन की ओर आना चाहिए। तभी हम पुराणों का जो की अवधारणा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशम मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम प्रतिष्ठम, उसको हम ले सकते हैं। दूसरा विषय हमारा आया पुराणांतर्गत इतिहास का। पुराणों में जो इतिहास है उसके लिए हमें दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ एक संस्थान विकसित है। योजना का वह प्रकल्प है। 100 से अधिक पुराण वहाँ संग्रहित हैं। हम 18 पुराणों की बात करते थे, पुराणों की बात करते थे और पुराणों की बात करते थे, उससे कहीं बड़ी संख्या में हमारे पास संग्रहित हैं। उसमें जो इतिहास विवृत है वह केवल भारत का नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि का है, संपूर्ण पृथ्वी का इतिहास है, लोगों का इतिहास है, द्वीपों का इतिहास है। उस पर हम काम करेंगे, कर रहे हैं। अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और भी काम हमारे होंगे। इसी क्रम में हमने जनजातियों के इतिहास को जो उपेक्षित था उसको उठाया है। हैदराबाद हमारा इसका केंद्र है। स्वर्गीय राम साठे जी की स्मृति में वहाँ काम हो रहा है और उसका विस्तार होने वाला है। और चौथा विषय रखा जिलों के इतिहास का, जो पहले से हमारा चल रहा था, उसको हमने आगे क्रमित किया है। इन 4 विषयों को हमने आगे बढ़ाया। लेकिन 2018 में आकर के हमने पुनः, जब झारखंड के रांची में हमने चिंतन बैठक किया 26-27 मई 2018 को, तो पुनः इतिहासकारों के माध्यम से उसमें हमारे श्रद्धेय सतीश मित्तल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उसके पहले जो हम चिंतन कर रहे थे उसमें तो शिवाजी सिंह जी, ठाकुर प्रसाद जी वर्मा का नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ था और उन सब ने नए नए विषयों को हमको प्रदान किया था। और इस समय मित्तल जी के मस्तिष्क में 2 विषय आए थे जिसका चिंतन हुआ वहाँ पर। इन 4 विषयों के अलावा भारतीय कृषि और कृषकों का इतिहास, या यह कह सकते हैं कि कृषि और कृषक आधारित जो आर्थिक इतिहास की संकल्पना है, यह सामने रखी जाए। और उसके अलावा संघर्ष का इतिहास, युद्ध का इतिहास, क्योंकि हमारा इतिहास प्रतिरोध का इतिहास है। हमारे आदरणीय सर देवालकर जी ने इस पर बहुत ही मॉन्यूमेंटल काम किया है। मुस्लिम प्रतिरोध के इतिहास को लेकर के, भारत के संस्कृति के बाह्य प्रसार को लेकर के, किडवंतो विषमार्यम को लेकर जो कार्य किया है, इस तरह से हमारे पास 6 विषय हो गए। इन 6 विषयों को लेकर के हमने आगे काम शुरू किया है। इन 6 विषयों को आगे आने वाली पीढ़ी में कैसे विषय जाएं, उन पीढ़ियों में संक्रमित कैसे हों, इसके लिए हमने 4 आयाम विकसित किए हैं। युवा इतिहासकार, महिला इतिहासकार परिषद, वरिष्ठ इतिहासकार परिषद और लेखक परिषद का। और इनकी सब संगोष्ठियाँ प्रतिवर्ष होती हैं, नए नए विषयों को लेकर चिंतन मनन होता है। लेकिन उसमें दृष्टि हमने विकसित किया है। लगातार हमने 2016 से लेकर के 3 वर्षों तक हमने इतिहास दृष्टि, इतिहास के स्रोत, इतिहास लेखन और इतिहास अनुसंधान पद्धति, भारतीय और पाश्चात्य,
इनको लेकर हमने कार्यशालाएं की हैं, जिससे कि इन दृष्टियों के आधार पर हम इतिहास लेखन कार्य करें। हमारा वो काम हो रहा है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास युवा इतिहासकारों का बड़ा संच है। लगभग 3000 से अधिक युवा इतिहासकार इस देश में जुड़े हुए हैं। आज भी जब यह संवाद चल रहा है तो युवा इतिहासकारों में बड़ी उत्कंठा है, बड़ा उनके भीतर भाव है। वो सब इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारी बहनों ने बड़ी भूमिका दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमने जो संगोष्ठियाँ की थी महिला इतिहासकार की, डॉक्टर देव प्रसाद सिंह जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, उनके मार्गदर्शन में उसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है। ऐसे ही उत्कल प्रांत में फरवरी माह में 1-2 फरवरी को हमने लेखक परिषद की बैठक किया, अच्छे परिणाम सामने आए। कुशीनगर में हमने जो सीनियर हिस्टोरियंस को मीट कराई थी, उनके सामने हमने इतिहास दृष्टि और इतिहास लेखन की बात की थी। बहुत अच्छे परिणाम सामने आए, सबकी प्रोसीडिंग प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से इन 40 वर्षों में शुरू के 7 वर्ष तो हमारे स्थापना के थे, संघर्ष के थे, विसंगतपूर्ण थे, फिर भी हमारा काम चला। कल्याण रमन जी के नाते हमारे 8 खंडों में जो सरस्वती के वाल्यूम सामने आए, 14 भाषाओं में कक्षा 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 4 समूहों में उसके संस्करण छापे गए। वो सब भारतीय इतिहास की इतिहास संकलन योजना की ओर से एक अमूल्य देन मानी जाएगी और आज नहीं तो कल इतिहास जगत उसको महत्वांकित करेगा। इस सारी पृष्ठभूमि के पीछे का जो भाव है, वह भाव आज हमें पुनः नमन करने को बाध्य करता है उन श्री चरणों में जिन लोगों ने, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा यह काम आगे बढ़ा है। आज अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का बड़ा फलक है। जैसा मैंने पहले कहा था, हम अब दक्षिण एशिया के पूरे सार की तरह से हम सभी देशों का संगठन बना रहे हैं। भारत के प्रामाणिक इतिहास लेखन की हम विधाओं को विकसित कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प था कि प्रत्येक गांव में सामग्रियों की प्राप्ति हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और उसका परिणाम ये रहा है कि इतिहास लेखन में हमारी गति आगे आई है। आज उसका परिणाम ये रहा है कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का जो केंद्रीय कार्यालय है, उसका प्रकाशन विभाग समृद्ध है। पूरे देश के इतिहास संकलन समितियों के जो प्रकाशनों को देखा जाए तो 350 से अधिक प्रकाशन हमारे प्रांतीय समितियों ने किया है। अधिकांश प्रांतों की शोध पत्रिकाएं निकलती हैं, उनके समाचार पत्र निकलते हैं। इतिहास भारती.com के नाम से तमाम सारे हमारे वेबसाइट चलते हैं। लेकिन जो हमारा केंद्रीय इकाई है, हमारी दिल्ली की है, वो बहुत सक्रिय है। उनके यहाँ जो सूची हमको प्राप्त हुई है, उसमें से 94 पुस्तकों की सूची है जो ISBN नंबर से हैं और जिनकी बड़ी खपत पूरे देश और दुनिया में है। अब प्रतिवर्ष के पुस्तक मेलों में जाती हैं और उनमें ऐसे मॉन्यूमेंटल कृतियां हैं। श्रद्धेय सतीशचंद्र मित्तल जी के 21 पुस्तकें उसमें हैं। कुछ पुस्तकों को हम अगर आप सामने रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से मित्तल जी ने 1947 से लेकर 2014 तक के बीच कालखंड के इतिहास का लेखन किया और साफ साफ लिखा कि भटकाव के 67 वर्ष और कुछ मुद्दे। उन्हें स्पष्ट दिखा दिया कि इस पूरे 70 वर्षों में इतिहास का विद्रूपीकरण हुआ है। उसका परिणाम है कि हमारी पीढ़ियों के सामने भारत का प्रामाणिक इतिहास नहीं है। इसलिए हम सब संकल्पित हैं कि भारत के प्रामाणिक इतिहास लेखन के लिए, उनके प्रकाशन के लिए हमने केंद्रीय स्तर पर इतिहास दर्पण नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया है। 24 अंक उसके प्रकाशित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष 2 अंक निकलता है। वो 6माही पत्रिका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका है। उसके शोध पत्रों में आप पाएंगे जो नए अनुसंधान हैं, जो संभवतः कभी शोध पत्रिका में प्राप्त नहीं होते, वो उसमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से प्रकाशन के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में
कार्यशाला के क्षेत्र में नए नए बौद्धिक विषयों को लेकर के उनमें कार्य करने की दृष्टि से इतिहास संकलन योजना ने अपना नया फलक बनाया है, नई दृष्टि बनाई है। हमारी अपनी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप निरंतर सक्रिय है। आज के इस कोरोना महामारी में जहाँ पूरा विश्व संत्रस्त है, वहाँ इस माध्यम को हम लोगों ने एक वरदान के रूप में लेकर के अपनी बौद्धिकता को हमने कुंठित नहीं होने दिया है। हमारे गुजरात प्रांत की इकाई ने जो है प्रयास किया है, ये बड़ा स्तुत्य है। दिल्ली इकाई भी हमारा एक कार्य कर रही है। अभी अनेक प्रांतों ने, ब्रज प्रांत ने, अवध प्रांत ने, उत्तराखंड ने और अनेक प्रांत हमारे इस काम की योजना बना रहे हैं और उनमें जो विषय आएंगे, हमें विश्वास है कि उन विषयों के माध्यम से एक नई धारा बनेगी। अंत में हम उपलब्धियों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम सब बड़े गर्व से आज कहने की स्थिति में हैं कि इतिहास संकलन योजना ने आज की स्थिति में, जिसको हम कहते हैं डीकोलोनाइजिंग द माइंड एंड राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, यानी अनौपनिवेशिक मानसिकता के आधार पर भारतीय इतिहास लिखने के लिए हमने देश के इतिहासकारों को आगे बढ़ाया है, आह्वान किया है। वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण था, जो इंपीरियलिस्टिक विजन था इतिहास लेखन में, अब धराशायी हो गया है और सब दृष्टिकोणों का तो कोई महत्व रहा ही नहीं। इसलिए पूरी मानवता के लिए, विश्व मंगल के लिए, विश्व के कल्याण के लिए भारत का पारंपरिक इतिहास, भारत का प्रामाणिक इतिहास लिखा जाना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। इस नाते हम दुनिया में आज ये कह सकते हैं कि वो हम ही हैं जो किण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष करते हैं और उस पर लिखते भी हैं और उसको करते भी हैं। इतिहास क्षेत्र में कार्य करते करते हमने ये भी देखा है कि हमारा विस्तार गांव तक गया है। ग्रामशः चेतना हमारी जागृत हुई है। इतिहास क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं जो अपना तन मन धन और जीवन अर्पित करके कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। यह पूरी दुनिया के इतिहास लेखकों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा दुर्लभ है मित्रों। इतिहास संकलन योजना ने उपलब्धियों में इसको रेखांकित किया है और इसी के साथ साथ जो ख्यात प्राप्त इतिहासकार हैं उनको हमने अपने यहाँ लेकर के उनके कार्यों को आगे बढ़ाया है, उनकी स्मृतियों को संजोया है और भारतीय दृष्टि को हमने स्थापित किया है। हम कह सकते हैं आज बड़े गर्व के साथ कि राष्ट्रीय चेतना के प्रकाश में ही भारत का प्रामाणिक इतिहास लिखा जाना चाहिए और वही इतिहास पीढ़ियों के लिए उपादेय होगा, उपयोगी होगा। और इसको लेकर के हमने जो आगे काम किया है, सरस्वती को लेकर हमने जो नया फलक बनाया है, आर्य समस्या कोई नाम लेवा नहीं है। पहले आर्य आक्रमण की बात कही जाती थी, फिर बाद में जब हमने ताल ठोंकी अपनी तो आर्यन अराइवल की बात कही गई और आज मित्रों ये बात है आउट ऑफ भारत थ्योरी है, अर्थात आर्य बहिर्गमन का सिद्धांत चल रहा है। यह आप सबके प्रयासों का परिणाम है। इतिहास संकलन योजना के प्रकल्पों की विजय है कि आज दुनिया इस बात को देख रही है कि हम आर्य हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ हैं। सायण कहते हैं कि आर्य अपि ईश्वरो नाम। आर्य तो ईश्वर का नाम है और हम ईश्वर की संततियां हैं। इतिहास लेखन के बड़े फलक पर हमने इसको स्थापित किया है। इन नई स्थापनाओं से हमने नैरेटिव बदला है, नए डिस्कोर्स को सबको ले आए हैं और जब भी ऐसी स्थिति आई है, जब भी समाज में ऐसी मिथ्यारोपण लगाए गए हैं, बिकाऊ साहित्यकारों ने जब भी आरोप लगाया है तो हमने खड़े होकर के उनका जवाब दिया है, तथ्यों के साथ जवाब दिया है। और आज भारतीय मानसिकता ये हो गई है कि चतुर्युग के सिद्धांत के आधार पर भारत के इतिहास लेखन के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम सृष्टि का इतिहास हमारा लक्ष्य है। कलयुग के कालमान को हम प्रयोग में ले आएंगे। हमारी अनेक पुस्तकों में अब इंडिया शब्द नहीं चलता है,
अब भारत का प्रयोग हम कर रहे हैं। हम हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इतिहास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम कल्चर सिविलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम संस्कृत सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं। ये नया फलक हमने दिया है और इतिहास संकलन योजना के इस फलक से ये सारा काम देश में चल रहा है। पुराणों की वैज्ञानिकता को लेकर के अब दुनिया स्वीकार करने लगी है। जनजातियों के इतिहास को लेकर के जो हमने फलक दिया है उसकी नई पुस्तकें प्रोसीडिंग भी हमारे सामने हैं। अभी हाल ही में हमने 2018, 19 में, 20 में कुछ नए काम हमने आगे बढ़ा लिए, उसका भी संकेत देना आप सबके लिए आवश्यक है। हमने जलियांवाला बाग कांड नरसंहार की शताब्दी मनाई मित्रों, ऐतिहासिक प्रामाणिक उस पर पुस्तकें प्रकाशित किया। 1919 को कौन भूल सकता है। 2019 को हमने इस रूप में लिया था। श्रद्धेय मित्तल जी की पुस्तक और उसके साथ साथ में प्रशांत गौरव ने का लेखन बहुत प्रामाणिक सामने आई है। और इसी के साथ साथ जो जनजातियों पर जो प्रकाशन हुए हैं उनको भी लिया हमने। इधर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती शताब्दी के अवसर पर, जयंती के अवसर पर हमने अनेक कार्यक्रम लिए। महात्मा गांधी के जो हिंदुत्व की अवधारणा थी, जो भारतीय अवधारणा थी, जो संस्कृत की अवधारणा थी, जो सत्य का आलोक था, उसको हमने इतिहास के फलक पर देखा है। आदरणीय मित्तल जी की इसी पर ये पुस्तक भी सामने आई सबके लिए। हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी की जो पुस्तक थी उसमें तमाम सारी भ्रांतियों को लेकर के आदरणीय मित्तल जी ने नेहरू जी के चिंतन और उनके इतिहास दृष्टि को लेकर के हमने प्रकाशित किया, जिससे कि सही तथ्य सामने आवे। हमने इसी बीच पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की भी हमने अवसर पर अनेक काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमने फाइलों के आधार पर हमने पूरे INA पर काम किया, नेताजी पर काम किया। हमने सावरकर जी के को याद करके हमने अनेक कार्यक्रम किए। तो हम वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम समाज के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय चेतना का, देश के प्रामाणिक इतिहास का, और इतना ही नहीं तो हम सृष्टि के इतिहास के लेखन में हम आगे लगे हैं। और ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के, इतिहासकारों के लंबे इतिहास के तप और साधन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि हम इतिहास के इस माध्यम से, हमारा विश्वास है, जैसा कि हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि इतिहास प्रदीपेन मोहावर्णघातिना, इतिहास के आलोक से, इतिहास रूपी दीपक से, इतिहास रूपी दिए से, इतिहास के प्रकाश से हम मोह के रूपी अंधकार को हम समाप्त कर लेंगे। वो चाहे महामारी का ही अंधकार क्यों न हो, कोरोना का ही अंधकार क्यों न हो, हमारे तमाम सारे जो तथाकथित हमारे देश विरोधी इतिहासकार हैं उनका अज्ञान ही क्यों न हो, उसको हम दूर कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास लोक गर्भगृहम कृतस्तम समतम संप्रकाशते, हमारे पास लोक की शक्ति है, लोकायतन की शक्ति है, और इस शक्ति के बल पर हम लोक में इतिहास की सामग्रियों का संकलन करके अपना हम काम पूर्ण कर लेंगे। और इसी के साथ हमें लगता है कि संक्षिप्त में आज के इस विमर्श में हम बहुत तो नहीं, किंतु हम इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय फलक पर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के विकास यात्रा को हम कुछ स्पर्श कर पाए हैं। उसकी उपलब्धियों को हम के कुछ आयामों को ही हम छू पाए हैं। हमें विश्वास है कि देश भर के हमारे सभी भाई बंधु जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको इनमें से कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी। तो इतिहास पुरुष के श्री चरणों में भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत के इस सत्प्रयास को भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।